स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव कण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो स्थितियां होती हैं। तो हमने पहली स्थिति का डेरिवेशन करके आपको बता दिया है, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव कण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, इसके लिए जो हमने डेरिवेशन करके जो फार्मूला निकाला था E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमने फार्मूला आपको डेरिवेशन करके निगमन करके हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो जाके इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए आज का जो क्लास होगा इसमें हम आपको निरक्षीय स्थिति में करके बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अच्छी स्थिति हमने बताया, अब दूसरे पर हम आपको निरक्षीय स्थिति में करके बताएंगे। तो आप हेडिंग कर लीजिए निरक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव कण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, उसके लिए क्या फार्मूले होते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए जैसे हमने आपको अच्छी स्थिति में करके बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको निरक्षीय स्थिति में करके बताएंगे। सेम इसमें आपका अंतर ये होता है कि उसमें हमको एक अक्ष खींचना पड़ता था और इसमें हमको एक निरक्ष रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, यानी एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा निगेटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, थोड़ा से नीचे बनाते हैं क्योंकि फिगर हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और ये हमारे पास क्या है माइनस क्यू आवेश है। और ये क्या है एक दूसरे से क्या है अल्प दूरी 2l पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। तो इसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम जब आपको अच्छी स्थिति में बता रहे थे तो हमने आपको इस तरीके से डॉटेड करके बताया था, इस तरीके से डॉटेड करके बताया था कि अक्ष हमको बना लेना है। लेकिन अब हमको निरक्षीय स्थिति में करना है तो हमको निरक्ष रेखा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके केंद्र से आपको केंद्र से करना है, केंद्र से आपको निरक्ष रेखा बना लेना है। तो ये जो आपकी रेखा होगी ये आपकी रेखा कैसी होगी निरक्ष रेखा होगी, ठीक है। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एक बात आपको समझ कर चलना है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास निरक्ष रेखा हो गई, ठीक है। अब आप इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका बी, इसको ओ रख सकते हैं और यहाँ पर एक बिंदु हम पी मान लेते हैं जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब इसको आप मिलान भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी पी ए कह सकते हो या ए पी कह सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या होगा पी बी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो OP है वो लंब किस पर है AB पर, तो यहाँ आप लिख लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि OP लंब है, OP लंब है किस पे आपका AB पर, OP लंब है AB पर, ठीक है। जब OP लंब है AB पर तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारे पास AOP होगा वो आपका कौन सा त्रिभुज होगा, वो आपका समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। यानी आपका क्या होगा AOP आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ लिखेंगे OP लंब है AB पर, इसलिए त्रिभुज आपका क्या होगा AOP में। तो अगर AOP में अगर हमको AP निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास हमने O माना है, यहाँ P है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं R है, ठीक है। जैसे हम उसमें माने थे बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसमें भी करना है। तो O से P तक की दूरी R है। अब अगर हमको ये निकालना है आपका AP, तो AP हमारे पास क्या है कण है, ये आधार है, ये आपका लंब है। तो अगर हम AP निकालेंगे यानी हमको क्या निकालना AP, तो यानी AP निकालेंगे तो AP स्क्वायर यानी कण का वर्ग बराबर आपका क्या होगा OA का वर्ग और प्लस क्या होगा आपका OP का वर्ग। कण का वर्ग जो कण होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। और ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो रहा है तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। थोड़ी बहुत मैथ आपको आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस
गोरस प्रमेय ये आपका हुआ। तो देखिए अब हमको AP स्क्वायर यानी AP निकालना है, तो AP स्क्वायर तो OA का मान, अब देखिए ये पूरी दूरी कितनी थी आपको समझना, ये पूरी दूरी हमारे पास यानी आपका क्या है 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, ठीक है। तो यानी OA बराबर यानी L स्क्वायर, OP बराबर आपका क्या यानी R स्क्वायर। तो अगर हम AP केवल निकालेंगे तो रूट में आपका क्या होगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा रूट में L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब हमको जैसे हमने AP निकाला है ना, ठीक इसी तरीके से आपको PB भी निकालना है, तो सेम फार्मूला आप लगाएंगे, मतलब आप यहाँ लिखेंगे PB स्क्वायर, तो PB स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा, क्योंकि आपका POB भी आपका क्या है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, ठीक है। तो अगर हमको PB निकालना, PB कर्ण है, तो PB स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होगा OB स्क्वायर और प्लस क्या होगा OP स्क्वायर हो जाएगा। तो PB स्क्वायर बराबर OB हमारे पास कितना है OB, ठीक है, OB आप देखेंगे तो हमारे पास L है, तो L स्क्वायर और R स्क्वायर, तो यानी PB स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा यहाँ से L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो PB होगा वो आपका रूट में L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर होगा। तो यानी ये जो होगा वो आपका क्या होगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कैसे किया है, जैसे हमने एक नीरज रेखा बनाया है, तो नीरज रेखा क्या है ये AB पर लंब है, जब AB पर लंब है तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल कौन है, यानी एक बार हमने क्या किया AOP लिया, फिर उसके बाद POB लिया, तो जब हमने AOP लिया तो यहाँ से हमने AP निकाल लिया, और जब हमने POB लिया तो हमने यहाँ पर PB निकाल लिया, ठीक है। हमने जो किया है यहाँ आपको करके बता भी दिया है, ठीक है, आपको इसको बढ़िया से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है कि OP लंब है AB पर, इसलिए त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से अगर AP का मान निकालेंगे तो AP बराबर क्या होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अगर रूट हटाएंगे तो आप यानी स्क्वायर हटाएंगे तो आपका क्या होगा ये रूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर हटाया तो ये आपका क्या हुआ रूट में हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए इसको हम ये वाला रब कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल हमने दूरी निकालने के लिए प्रयोग किए थे, ठीक है। आपको ये भी करना पड़ेगा, तो जगह नहीं है इसलिए हम इसको रब कर दे रहे हैं। चलिए अब इसको हम आगे हम इसमें करते हैं, आपका जो अगला हमको क्या करना है, तो देखिए अगला हमको इसमें जो करना है, अब रब करने के बाद अब हमको आगे क्या समझना है। आगे हमने ये आपको बताया था, अब इसमें हम दिशाओं के बारे में देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो उससे क्या होगी दूर हट जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो आपकी क्या होगी इससे दूर हट जाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है E1 है, ठीक है। ये इसकी दिशा आपका इस तरफ हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, इस तरफ आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या है E2 है, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लंबवत कर दें, यानी यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E रख देते हैं, और इसको ऐसे यहाँ पर मिलान कर देते हैं, इसको यहाँ पर मिलान कर देते हैं। तो अगर हम ये समझे कि अगर ये हमारे पास क्या है थीटा है, तो ये भी तो आपका थीटा होगा, ये भी आपका क्या होगा थीटा होगा। बात को समझिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब हमको क्या करना, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है। अच्छा, इसको हम बाहर से अगर थोड़ा इसको निकाल करके यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है बिंदु P है, इसके लंबवत घटक एक आपका क्या है E1। लंबवत घटक के लिए अब आपको 11th क्लास में जो आप सदिश पढ़े हैं अब यहाँ पर उसका यूज होगा। सदिश में अगर लंबवत घटक होता था तो हम उसे कैसे डिनोट करते थे साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा ये हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास है तो ये E2 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें समांतर घटक भी हैं, समांतर घटक जैसे हमारे पास यहाँ पर ये आपका ये इसको उधर लेकर जाएंगे तो लंबवत, और ये हमारे पास दोनों क्या है समांतर घटक है। तो समांतर घटक और ये हमारे पास देखिए पूरा हमारे पास क्या है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E है। जैसे हमने ये हमारे पास पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है,
तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके ये हमारे पास क्या है, समांतर घटक है, तो अगर हम इसको ऊपर बढ़ाएं तो ये हमारे पास क्या होगी, एक लंबवत घटक इधर होगा और एक लंबवत घटक आपका इधर होगा। ठीक, इसमें हमने यहाँ दिखा दिया है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, लंबवत घटक है। ठीक है, तो ये लंबवत घटक को आपको E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इधर E2 साइन थीटा, उधर आपका E1 साइन थीटा हो जाएगा। अब समांतर घटक इसके क्या है, एक आपका क्या हो जाएगा, समांतर घटक के लिए हम कॉस थीटा लगाते हैं, तो ये E1 कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे डॉटेड करके मिला सकते हैं। ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। इस बिंदु P पर हमको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब बिंदु P पर हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर जो E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगी। यानी अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए निकालें, यानी तो ये हमारे पास क्या होगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण इनका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी ये आपस में निरस्त हो जाएंगी। अब जब हम बिंदु P पर समांतर घटक के लिए निकालेंगे तो E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, इनकी दिशाएं क्या है, बराबर हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे कि दिशाएं विपरीत होने के कारण, दिशाएं विपरीत होने के कारण E1 साइन थीटा कॉमा E2 साइन थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, आपस में निरस्त हो जाएंगे, लेकिन E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा दिशाएं, E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, यानी E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में है, तब ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात करें, बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E बराबर क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर यही वाला जो लिखे हैं अब यहाँ लिख देंगे। अब इसमें हम आगे प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर हमने क्या निकाला, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न हो रही है, तो आपका दो आवेशिक कार्य उत्पन्न हो रही है, आपका प्लस क्यू आवेश कार्य, दूसरा आपका माइनस क्यू आवेश के कार्य। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और कुल के बटे कुल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है क्यू बटे R स्क्वायर होता है,
तो प्लस क्यू आवेश कार्य निकाल रहे हैं, तो इसके लिए देखिए बीच की दूरी आपका क्या कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे के भी लिखेंगे, क्योंकि के आपका क्या होता है, निर्वात होता है, वाई के लिए वैद्युशीलता होता है, इसका मान 1 होता है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर कड़ी में, या आपका क्या कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या इसको थोड़ा सरल करके लिखें तो या लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, अगर रूट हटाओगे तो कड़ी आपकी हट जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कुल का आपका क्या है स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ठीक जैसे हमने इसको लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, या E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक नहीं, ये हुआ। तो ये आपका रहा E2 बराबर और ये आपका रहा E1 बराबर। अब क्या करेंगे, E1 और E2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, इसको रब कर लेते हैं। E1 और E2 का मान अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, रब कर देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर लिखोगे E बराबर E1 का मान आपका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आपका क्या है, कॉस थीटा भी जुड़ा है, तो सब में आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा भी जोड़ेंगे, तो यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस E2 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे हमने क्या निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसमें भी आपका क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें अगर देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आपका कॉमन है। ठीक है, सब में देखो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका कॉमन, तो बचे क्या, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और ये आपका हर बराबर सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 2 कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, ऊपर इसको सरल करते हैं। अब लेकिन इसमें यहाँ भी सरल हो जाएगा, जगह है आपका, तो यहाँ सरल कर लेते हैं। अब अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें, तो आप देखिए चित्र में कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान अगर आप निकालेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो यानी OA और बटे कितना होगा, OAP के हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर OA बटे क्या हो जाएगा, AP के हो जाएगा। तो OA L है और AP क्या है, कड़ी में L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर है, तो आप कॉस थीटा की जगह पे इतना रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इतना रख देंगे, क्योंकि हमने कॉस थीटा का मान निकाल लिया है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हम किस में लेकर चल रहे हैं, AOP में, तो कॉस थीटा यानी आधार हमारे पास क्या है आपका OA है, और कर्ण हमारे पास क्या है AP है, तो OA यानी आधार का मान L है और कर्ण का मान हम निकाला है, कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। अब इसको इतना हम रब कर देते हैं,
अब आगे इसको आगे से करेंगे। तो देखिए अब इसमें हमको करना क्या है, यहाँ लिखेंगे ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के हो गया, और ये आपका 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान देखिए आपका ये है, यानी आपका क्या है 2 गुणे एल और बटे हमारे पास कड़ी में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में पहले यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक कोष्टक में, और फिर ये आपका कड़ी में आपका क्या है एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर हमने इसमें मान रख दिया है। कॉस थीटा का मान क्या है आपका एल बटे कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ऑलरेडी हमारे पास इतना था तो इसको एक कोष्टक में कर देंगे, और कॉस थीटा बराबर एल बटे कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका है ये। अब इसके आगे इसमें करते हैं तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें, तो ये हमारे पास कैपिटल ई बराबर क्या होगा क्यू बटे 4πε0 के ये हो जाएगा, और ये क्या होगा 2l बटे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर एक कोष्टक में। अगर इसमें कड़ी हटाएं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर पहले करो चाहे बाद में करो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/, तो ई बराबर हुआ क्यू बटे 4πε0 के हो गया। अब यहाँ से 2l बटे, तो यहाँ पर देखिए आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी इसकी घात 1 है तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, तो यानी आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और कुल के पावर कितना होगा 3/2, क्योंकि आधार बराबर तो घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें करेंगे क्या, इसको सीधा सीधा और सरल कर लेते हैं। तो ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 के है, और हमारे पास कितना होगा 2l बटे, अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 3/2 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और हमारे पास क्या है 3/2 है। यहाँ पर जो यल का मान होता है आर की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ यल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। अतः बहुत कम का मतलब यल बहुत कम है आर से, अतः एल स्क्वायर का मान ना के बराबर कह सकते हैं, ना के बराबर कह सकते हैं, यानी एल स्क्वायर बराबर आप कुल मिलाकर 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि यल का मान जो है आर की तुलना में बहुत ही कम है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम केवल आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यल स्क्वायर का मान 0 हो गया क्योंकि वो बहुत ही कम है। तो ई बराबर क्यू बटे 4πε0 और 2l बटे कितना होगा आर स्क्वायर, और पावर कितना होगा इसका 3/2 हो जाएगा, ठीक। ई बराबर 1 बटे 4πε0 के, और ये हमारे पास 2ql हो जाएगा, क्योंकि क्यू इधर कर लेते हैं, और ये आपका आर स्क्वायर है 3/2 है, तो 2 से कैंसिल, यानी आर क्यू हो जाएगा, ठीक ये होगा। अब हमको पता है कि जो 2ql बराबर होता है वो किसके होता है, P के बराबर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यहाँ 2ql बराबर किसके हो जाएगा P के, जहाँ P आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये हमने आपको बताया था किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी के गुणनफल के, यहाँ पर आवेश क्यों है और दोनों आवेशों का अल्प दूरी गुणनफल कितना होता है 2l,
तो 2Q1 बराबर किसकी हो जाएगा, P की। तो अब यहाँ पर P रख देंगे तो E बराबर 1/4πε0 K और यहाँ पर P हो जाएगा बटे R³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको बस एक लाइन और लिखना है, इसके बाद ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। एक लाइन आपको ये लिखना है कि जो K का मान होता है, जहाँ K बराबर 1 होता है, किसके लिए, निर्वात अथवा Y की वैद्युतशीलता के लिए, निर्वात अथवा Y की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो अब E बराबर आपका कितना हो जाएगा, K की जगह पे 1 रख देंगे तो 1/4πε0 और P बटे R³ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका डेरिवेशन हो गया किसके, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में आपका ये फुल डेरिवेशन आपका हो गया। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा से कम समझ में आया तो आप वीडियो को रोक करके आराम से समझ सकते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करेंगे, इसके बाद वाला जो आपका हेडिंग होगा उसको हम करके बताएंगे। तो चलिए इसको यहीं पर अंत करते हैं।